बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। प्यारे भाइयों, आपको पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में एक आफत आई हुई है जो कि सैलाब की आफत है। अल्लाह ताला तमाम मेरे किसानों को, अब तमाम पाकिस्तानियों को इससे बाहर निकाले, मेहरबानी करे इस मुल्क पर, और ये जो आफत हमारे पास आई हुई है ये टल जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाब की, वो आप सबको पता है कि लाहौर और इस तरह हमारे होते हुए अब जनूबी पंजाब में आज रात, यानी आज 30 अगस्त है, आज रात जो है वो यहाँ हमारे मुल्तान और शुजाबाद से उसने क्रॉस होना है। और इस वक्त ये 6.5 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी का एक रेला है। और जो मुजफ्फरगढ़ को जाने वाली सड़कें हैं, जो पीछे हेड मोहम्मद वाला जो उसको बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ से ट्रैफिक की जो रवानी है उसको रोक दिया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इस ट्रैफिक को रोक के उस पानी का जो इनखला है जो यहाँ से रवाना होना है उसको बेहतर तरीके से, क्योंकि जितना ये रेला आ रहा है ये बहुत ज़्यादा रेला है और ये खुदा न खास्ता हमारी पुलों को भी नुकसान दे सकता है। तो हमारी जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर लोगों को वहाँ जो बेट के इलाके के हैं, जो बन के नीचे वाली साइड के, उन सबको वहाँ से इनखला करने का कह दिया है। और शूमिया किस्मत ये कि हमारे जो किसान भाइयों ने बहुत सारी फसलें, जिसमें कपास थी, जिसमें उनकी तैयार थी, मकई की फसल थी, तिल की फसल थी, वो सारी उस पानी के अंदर तबाह होने जा रही है। हम खुद भी वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ ये फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर फसलों की जो सूरत हाल है वो ये एक बेचारा किसान फिर इस जद में आ गया है। तो अल्लाह ताला हम सब, मेरे सब किसान भाइयों को महफूज रखे, जिन लोगों की, लेकिन जो लोग उस इलाके में हैं जहाँ पर सैलाब नहीं आ रहा, तो वो मेरे किसान भाई आज की ये फसल सुन लें। आज के जो प्रोग्राम है वो सितंबर में काश्त होने वाली फसल गाजर के ऊपर है कि आपने गाजर की जो फसल है वो कैसे काश्त करनी है। उम्मीद करूंगा कि आपको इस फसल की मुकम्मल मालूमात दूं। इसके अंदर हम किस तरह ज़मीन की तैयारी करते हैं, कितना बीज हमें दरकार होता है, बीज को लगाते कैसे हैं, कितने अरसे बाद ये बीज तैयार हो जाता है, इसमें बीमारियां कौन सी लगती हैं, उस बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे कौन से किए जाते हैं, इसमें खाद का प्लान क्या है, हमने खाद किस तरह डालनी है और कौन कौन सी डालनी है, और इसके जब ये तैयार हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, तमाम मुकम्मल ये तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो इंशाल्लाह अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी, और आप इसको इंशाल्लाह आप अगर वाकिफ़ हैं तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगर बिल्कुल नहीं जानते तो फिर भी आप इस काबिल हो जाएंगे, गाजर की बहुत अच्छी आप फसल तैयार कर सकेंगे। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। और आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। जी तो दोस्तों, आज गाजर के हवाले से मैंने अभी इंट्रो में बताया आपको कि आज जो फसल है वो मेरी गाजर की फसल है। देखिए, गाजर एक अच्छी फसल है। पिछले साल बहुत ज़्यादा काश्त हो गई थी, थोड़ा सा रेट डाउन हुआ था, लेकिन इस बार लोग ज़्यादा काश्त नहीं कर रहे। पिछली बार ज़्यादा काश्त होने की वजह से रेट बीज का भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार बीज का रेट भी ज़्यादा नहीं है, बीज भी बहुत मुनासिब रेट पर मिल रहा है। और गाजर अच्छी से अच्छी वैरायटी इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छी वैरायटी लोगों ने लगाई हुई थी, अब उसके बीज तैयार होके आ गए हैं मार्केट में। तो जिन दोस्तों ने बीज बनाए हैं वो भी उन्होंने बीज बना के भेज दी, और जो दोस्त इसको गाजर तैयार करके बेची है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी औसत उसमें से आ गई है। आज जो गाजर का बीज है, सबसे पहले उस पर अगर बात करूँगा तो मैं बात करूँगा ज़मीन की तैयारी के ऊपर कि हमने गाजर के बीज को अगर काश्त करना है तो हमें ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, अच्छी ज़मीन, हल्की मेरा ज़मीन या भारी मेरा ज़मीन या जो ज़रखेज़ ज़मीनें हमारी यहाँ पर मशहूर हैं, वो ज़मीनें आपने तैयार करनी है। तैयार करने के लिए आपको पता है कि 2-3 हल लगाने हैं आपने। हल लगाने के बाद उसके अंदर आपने 2-3 हल के बाद रूटिवेटर कर देना है। रूटिवेटर करने के बाद जब ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए तो फिर आपने उसके ऊपर बेड बनाने हैं। बेड के साइज़ जो हैं वो मुख्तलिफ है। दूसरा ये बता दूं कि अगर आपने, मिसाल के तौर पर, अगर आपने ज़मीन का जो लेवल है उसको अगर आपने करा लिया तो वो भी बहुत बेस्ट है। आपकी पानी की बहुत सारी बचत हो जाएगी। ये खेल के ऊपर काश्त होती है, बेड के ऊपर काश्त होती है। तो मुख्तलिफ साइज़ के बेड लोग बनाते हैं, इसमें मुख्तलिफ होते हैं। 4 फुट का बेड भी इसके ऊपर बनता है, जिसके अंदर तकरीबन कोई हर 8 इंच के बाद इसकी एक लाइन की तरतीब से गाजर लगाई जाती है। गाजर से गाजर का जो फासला होता है, जो हम चूंडी से या प्लांटर से जो जिस तरह हम लगाते हैं, तो वो जो फासला है ना,
वो भी हमारा तकरीबन 3 से 4 इंच का होना लाजमी है, क्योंकि गाजर जो है वो तकरीबन 2-3 इंच तक उसकी मोटाई हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ, ज़मीन को इतना नरम ज़रूर करें, बेड की कि जो ऊपर बेड बनाएं वो इतनी नरम ज़मीन हो कि इसने ज़मीन के अंदर तैयार होना होता है। जो चीज़ ज़मीन के अंदर तैयार होती है तो उसके लिए ज़मीन की जो तैयारी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की करनी पड़ती है। तो आपने जो ज़मीन की तैयारी करनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी बिल्कुल नरम होनी चाहिए, ताकि जब उसका बीज फैले, ऊपर पत्ते निकाले, नीचे अगर वो उसका गाजर को निकाले तो वो गाजर आराम से नीचे ज़मीन में अपनी जो साइज़ है वो भी बेहतरीन कर सके और वो रुके भी ना। तो अब इसके लिए मैंने आपको बेड के मुख्तलिफ साइज़ है, 4 फुट का भी मैंने आपको बताया है, छोटा साइज़ भी होता है जो 15 इंच से लेके 18 इंच तक भी होता है, यानी 2 फुट तक का भी होता है। तो ये आपने जो आपको मुनासिब साइज़ लगे वो लगा के, कतारों से कतारों का फासला जो है वो 8 से 9 इंच का, और बीज से बीज का जो फासला है, यानी कि ऐसे लाइन में जो हम बीज के बाद जो अगला चौपे के बाद चौपा जो लगाएंगे उसका फासला 3 से 4 इंच का ज़रूरी है, या 4 से 5 इंच कर लें। गाजर 2 से 2.5 इंच तक मोटी होती है। तो अब बात करता हूँ कि जिस वक्त आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके अंदर 1 बोरी फी एकड़ आप इसमें DAP की खाद लाजमी मिला लें। अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो फिर आपने वो बिल्कुल नहीं लगानी। कलराठी या सख्त ज़मीन के अंदर वैसे गाजर को काश्त भी ना करें, ये नरम ज़मीन में काश्त होने वाली है। तो 1 बोरी DAP या 1.5 बोरी DAP वो आपने इसके अंदर आपने लगा देनी है तैयारी, ज़मीन की तैयारी के वक्त। तो ये तैयार करने के बाद, हाँ, जो जिनकी ज़मीनें बहुत अच्छी है वो अगर उन्होंने गोबर की खाद, गली सड़ी गोबर की खाद, अगर आप 1 महीना पहले, मिसाल के तौर पर अब अगस्त की आज 30 तारीख है, आप अभी डाल लें, उसमें पानी छोड़ दें, तो फिर आप उसके अंदर जो है बहुत आसानी के साथ आप उसको डिकम्पोज कर लेंगे, वो उसके अंदर हल हो जाएगी, और वो आपको खाद बहुत कम डालनी पड़ेगी, या DAP की फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप थोड़ी सी नाइट्रोफास आधी बोरी या 1 बोरी आप डाल के बेहतरीन उसको तैयार कर सकते हैं। अब ये इसकी तैयारी हो गई। अब इसकी तैयारी के बाद जो दूसरी अगली जो बात थी वो ये थी, अच्छा किसान भाइयों, अब ये मौसम के हवाले से मैं अगर बताऊं कि ये किस मौसम में ये काश्त होती है, तो जो हमारे पहाड़ी इलाका जाते हैं, ये शुमाली इलाका जाता है हमारे पाकिस्तान के, है तो वो भी सैलाब की जद में, लेकिन अगर पहाड़ी और शुमाली इलाका जात में देखा जाए तो ये जुलाई से लेकर अगस्त तक वहाँ पर इसकी काश्त हो जाती है, क्योंकि वो ठंडा और सर्द मौसम होता है वहाँ पर, क्योंकि ये गाजर जो है वो ठंडे और सर्द मौसम में बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद मोतदिल जो मौसम आ जाता है, या हमारा वस्ती पंजाब आ जाता है, तो उसके अंदर जो है वो सितंबर से लेके और अक्टूबर नवंबर तक इसकी काश्त होती रहती है गाजर की। और जो हमारा जनूबी पंजाब या हमारा सिंध का इलाका है, वहाँ पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसकी गाजर की काश्त की जाती है। तो ये ठंडे मौसम की एक फसल है। मौसम के हवाले से बताऊँ तो ये तरीक़ेकार है जी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बीज की मिकदार कितनी चाहिए होती है। 1 एकड़ गाजर काश्त करने के लिए आपको 2 किलो से लेकर 4 किलो बीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बीज होता है। तो इसके अंदर मट्टी या हमारे यहाँ तो यहाँ चूहा के कहते हैं, चूहे जब मट्टी खोदते हैं तो उसके अंदर से जो निकलती है वो मिक्स की जाती है, रेत मिक्स की जाती है, या बारीक करके मट्टी मिक्स करके फिर उसके साथ इसकी चूनी या प्लांटर से इसको लगाया जाता है। तो बीज की जो मिकदार है वो 2 किलो, 3 किलो और कहीं 4 किलो इस तरह ये लगाया जाता है। जितनी खेलें ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा, या जितने बेड ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बीज लगेगा। तो ये इसका बीज की जो मिकदार है मैंने वो बता दी। अब ये बीज लगाने के बाद मैंने आपको तैयारी के वक्त खेत में जो खाद है वो भी मैंने बता दिया। मज़ीद आगे आपको मज़ीद भी मैं प्लान बताता हूँ कि और कौन कौन सी हमें खाद चाहिए होती है। अब ये जैसे हम काश्त कर लेंगे तो ये तकरीबन कोई 10 से 12 दिन के अंदर ये निकलना शुरू हो जाएगी। और बेड बनाने के बाद जिस वक्त हम चूंडी लगा देते हैं, ये सारा कुछ इसका बीज काश्त कर लेते हैं, तो फिर हमें पानी लगाना पड़ता है। इसको पानी लगा दें, पानी इस तरह लगाए कि वो बेड के अंदर ये सेम तकरीबन सारा हो जाए, और ये सेम में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ये ग्रो करती है, सेम हो जाए उसके अंदर। पूरा बेड को पानी से भर नहीं देना, उसको छुपा नहीं देना पानी में, बस बेड के इतना पानी रखना है कि वो सेम उसका जो है वो हो जाए। अब पानी लगाने के बाद ये फसल जो है तकरीबन कोई 10-12 दिन के अंदर ये ग्रो करना शुरू कर देती है, इसका पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आगे मैं बात करूंगा कि इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारी के अटैक होते हैं। तो उस हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो गाजर है
اس کو جو بیماریاں لگتی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر جڑ کے اندر جس وقت وہ نکل رہی ہوتی ہے اس وقت گاجر نہیں بنی ہوتی، جڑ ہوتی ہے، اگر اس کے اندر پانی رک جائے، کھڑا ہو جائے تو اس کو جڑ کے اندر ایک سرنگ سی لگ جاتی ہے، وہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فنگس جو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے. تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں کھڑا پانی کے نکاسی کا جو انتظام ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کر لیں. اور اس کے بعد جو وہ دوسری بیماری ہے وہ ہے پتوں کا جھلساؤ. جس وقت پتے باہر نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ستمبر میں ہلکا سا موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب یہ نکلتے ہیں پتے تو بعض اوقات پتوں کے جھلساؤ کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، پتے باہر سے پیلے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بیماری کے لیے بھی اس میں جو آپ کے علاقے میں جو سپرے بتائیں وہ کر دینی ہے. اس کے بعد اس کی ایک اور بیماری ہوتی ہے نیماٹوڈا. اس میں یہ نیچے جو جڑ ہے نا وہ گانٹھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ گانٹھیں بننے کے بعد وہ پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی آپ کو علاج جو ہے وہ مل جاتا ہے. آپ کسی بھی اچھی سپرے کی کمپنی سے اس کی سپرے مل جاتی ہے، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کی ایک فلائی ہوتی ہے جس کو گاجر مکھی کہتے ہیں. اس کا بھی آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جڑ کے اندر سرنگ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو روک دیتی ہے، اس کی بڑھوتری نہیں ہو پاتی. تو یہ اس کا بھی آپ کو یہ اس طرح علاج کر دینا ہے. اب میں آتا ہوں کہ اس کے اندر کھاد کا مکمل پلان ہے وہ کیا ہے. میں نے ڈی اے پی کھاد تو آپ کو پہلے بتا دی کہ آپ نے ڈی اے پی کی کھاد ڈال دینی ہے. اب اس کے بعد کون کون سی کھاد ڈالنی ہے اور کس وقت ڈالنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں شروع میں لوگ جب ڈی اے پی کی بوری ڈالتے ہیں، ایک بوری اس وقت ڈالتے ہیں، ایک بوری بعد میں بھی ڈالتے ہیں. کچھ لوگ 1.5 بوری ڈالتے ہیں، کچھ اس وقت ڈالتے ہیں، کچھ بعد میں بھی ڈال دیتے ہیں. ایک بوری تو بوائی کے وقت میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا یوریا کی کھاد بھی بعض لوگ ڈی اے پی کے ساتھ یوریا کی کھاد بھی آدھی بوری اس وقت بوائی کے وقت وہ استعمال کر لیتے ہیں. اور باقی جو بوری آدھی بوری ڈالیں یا ایک بوری ڈالیں وہ آپ 15 سے 20 دن کے بعد جس وقت یہ پتے نکل آتے ہیں تو اس وقت آپ نے یوریا کی کھاد دینی ہے. اس کے بعد اس کو پوٹاش کی کھاد دینی ہے. 1 بوری فی ایکڑ پوٹاش دینی ہے. اور اس میں تقریباً کوئی زنک سلفیٹ جو ہے وہ آپ نے 7 سے 8 کلو زنک سلفیٹ دینا ہے. اس کے بعد اس کے اندر آپ نے بوران جو ہے بوران آپ نے 1 سے 2 کلو فی ایکڑ جو ہے آپ نے بوران اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ وہ جڑوں کی نشوونما کے لیے بہترین ہوتا ہے. بوران ڈالنے سے آپ کی جڑیں اچھی ہوں گی، آپ کی جو گاجر ہے وہ بھی اچھی پیداوار ہوگی. جی تو دوستو میں نے اس وقت آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں کھاد کا پلان کیا ہوتا ہے. اور کھاد کے پلان کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی پیداوار کتنی ہوتی ہے اور یہ ہارویسٹ کتنے عرصے بعد یہ ہارویسٹ ہو جاتی ہے. یہ زیادہ تر 90 سے 100 دن کی یہ فصل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بعض علاقوں کے اندر اس کو 110 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تیار ہوتی ہے اور جس وقت یہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہارویسٹنگ کی جاتی ہے. ہارویسٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ اس کو پانی لگا کے نرم کر کے اس میں سے یہ نکالی جاتی ہے. اور نکالنے کے بعد اس کو دھو کے اس کو توڑوں کے اندر بند کر کے پھر یہ منڈی کے اندر لے جاتے ہیں. خوبصورت لال سرخ رنگ کی جو ہے اگر اچھی کاشت آپ نے کی ہے تو آپ کی 250 سے 300 من جو ہے وہ فی ایکڑ اس کی پیداوار ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین ہے اور آپ کو بہترین فائدہ دے سکتی ہے. خرچہ آپ کے سامنے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ٹوٹل اگر میں خرچہ ملاؤں اس کی بوائی کا، اس کے کھاد کا، اس کے بیج کا اور ساری چیزوں کا، اس پہ سپرے کا، تو یہ کل ملا کے تقریباً کوئی 60 سے 70 ہزار روپے آپ کا فی ایکڑ بنتا ہے. اور جو آمدنی ہے وہ تقریباً آپ کی 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ تک چلی جاتی ہے. یہ آپ اس میں سے آمدنی کر سکتے ہیں. ایک اچھی فصل ہے، اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ لگا سکتے ہیں. اب میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ کرے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. خاص طور پر سب ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ان کسان بھائیوں کے لیے دعا کریں جن کی زمینیں اس وقت سیلاب کی آفت میں اس کی زد میں آئی ہوئی ہیں. اللہ پاک سب پہ رحمتیں کرے، سب پہ اپنا فضل کرے، سب کو ان بیماریوں سے، ان تکلیفوں سے، ان آفتوں سے بچائے. تو ابھی اجازت چاہوں گا. جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز اب تک آ سکیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.